अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हमारा 19th एपिसोड है और आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे। ये सक्सेसफुल पेरेंटिंग का 5th एपिसोड है। आज हम माइंड पे बात करेंगे। माइंड जो है वो कॉग्निटिव फंक्शन देता है, यानी इंसान के अंदर सोच का जो महवर है वो माइंड से होता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं, जो ब्रेन है वो हार्ड ड्राइव है। चूँकि कंप्यूटर का दौर है, इस वजह से कंप्यूटर के लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ब्रेन जो है वो हार्ड ड्राइव है, माइंड जो है वो डेटा वेयर हाउस है। इसमें अनकॉन्शियस माइंड है और जेनेटिक मेमोरी है। अनकॉन्शियस माइंड आप समझते हैं, जेनेटिक मेमोरी जो है वो किसी शख्स के अंदर वो मेमोरी होती है, किसी बच्चे के अंदर, किसी शख्स के अंदर, जो वो अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से लेकर के वो पैदा होता है। यानी किसी भी किस्म की कोई भी बात है, कोई अच्छी बात है, कोई हादसा है, कोई बुरी बात है, तो वो जो चीज़ें हैं वो जेनेटिक मेमोरी ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन। और इस तरीके से फिर हम कोई अच्छी चीज़ पसंद करते हैं या कोई बुरी चीज़ को नापसंद करते हैं, कोई हादसे से बचते हैं, वगैरह वगैरह। डेटा मार्ट जो है वह सबकॉन्शियस माइंड है, जिससे कि हम किसी भी किस्म की जो मेमोरी है वो वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करके अपने डेली रूटीन में उसको शामिल करते हैं। और रैम जो है वो करंट मेमोरी है, हर वक्त जो भी हम डेली बेसिस पे काम करते हैं और उसमें जो भी बातें होती हैं वो हमारा करंट मेमोरी है या कॉन्शियस माइंड भी है वो। और कॉग्निटिव फंक्शन में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के हवाले से हम बात करते हैं। प्रोग्रामिंग होती है हमारे जहन में, हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग होती है। और वो प्रोग्रामिंग जो है वो क्यूरियोसिटी की है, इंक्विजिटिवनेस की है, थॉट्स की है, इमेजिनेशन की है और क्रिएटिविटी की है। यानी जो भी माइंड को अगर प्रोग्राम किया जाए कि जुस्तजू, कोई नई चीज़ जानने की जुस्तजू जो है वो प्रोग्राम किया जाता है। नतीजा ये है कि अगर आप किसी जगह जाएंगे, किसी रोड पे वॉक करते हुए जाएंगे, तो अगर आपका माइंड प्रोग्राम्ड है क्यूरियोसिटी पे और इंक्विजिटिवनेस पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी दुकानें हैं, किस किस्म की दुकानें हैं, उस पर क्या बोर्ड लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह। उसी तरीके से किसी शहर में आप विज़िट करेंगे, तो शहर में जब आप वॉक करेंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज़ और कहाँ पर है और किस तरीके से है। ये इंक्विजिटिवनेस होती है अब इंसान के अंदर, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, वो इंक्विजिटिवनेस है। और उसके बाद आप के थॉट्स हैं, यानी फिर आप सोच में जो है वो पड़ जाते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसी है तो उसकी वजह क्या है और क्यों है, कितनी है। अगर मिसाल के तौर पर मैप आप देख रहे हैं, तो मैप में आप ये देख सकते हैं कि अगर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है और अमेरिका का कॉन्टिनेंट है, तो अगर दोनों को आप गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका जो है, अगर दोनों को आप मिला दें तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पहले एक था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थॉट्स हैं और इमेजिनेशन में है। तो अगर ये एक था तो ये अलग कैसे हुआ? ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हुआ अलग, कि टेक्टोनिक प्लेट्स दुनिया में होते हैं और वो जब जलजला आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरीके से स्पेस क्रिएट होता है। तो उसके बाद फिर ये क्रिएटिविटी आती है। किसी भी शख्स में, किसी भी बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएटिविटी लाना ज़रूरी है। और जब बच्चा या आप कोई भी शख्स क्रिएटिव होगा तो वो नई नई चीज़ें सोचेगा, नई नई बातें बताएगा। और ये इंसान की ज़िंदगी में क्रिएटिविटी का बड़ा दखल है अगर वो कामयाब होना चाहता है। और उसके बाद इंसान के जहन में एक थॉट प्रोसेस है, थॉट स्ट्रीम है। जो कुछ वो सोचेगा वो उसी तरीके से, उसी लाइन पे वो चला जाएगा। अगर वो मिसाल के तौर पर कोई शायर है, तो शायर है तो शायरी करेगा वो, तो वो थॉट स्ट्रीम है उसकी शायरी की। उसी तरीके से अगर कोई रोमांटिक शायर है, मिसाल के तौर पर परवीन शाकिर का नाम हम ले लेते हैं, तो परवीन शाकिर ने जितनी भी शायरी है
वो उसी तरीके से जो है वो रोमांटिक और मोहब्बत की या प्यार की शायरी है। इकबाल की जो शायरी है वो फ़िलासफ़ी है, उसमें अगर हम राहत इंदौरी को ले लेते हैं तो उनकी शायरी जो है वो इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी है। तो ये थॉट स्ट्रीम है इस तरीके से। और ये जो कॉग्निटिव डायमेंशन जिसकी हम बात करते हैं, इसमें जो थॉट प्रोसेस जब आता है तो उसको हम रिजेंबल करते हैं, उसको मिसाल देते हैं ऑर्केस्ट्रा के तौर पर। ऑर्केस्ट्रा जो है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इंसान के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं और वो सब आप उसको कह सकते हैं कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स हैं थॉट्स के। और जब ये सब एक साथ चलते हैं, एक लय में चलते हैं, तो सिम्फनी क्रिएट होता है। सिम्फनी जो है वो, जब कोई गाने की मिसाल ले लीजिए आप, गाने में आप देखेंगे कि एक लय एक सुर में जो है वो जो सिंगर है वो भी गाता है और इंस्ट्रूमेंट्स भी उसी तरीके से बजते हैं, तो ये एक सिम्फनी क्रिएट होता है। और सिम्फनी कैसे क्रिएट होता है? जब सिम्फनी क्रिएट होता है तो दिमाग में अगर सिम्फनी क्रिएट हो, जहन में अगर सिम्फनी क्रिएट हो, तो वो कॉग्निटिव रेजोनेंस कहलाता है। यानी जो सोच है उसमें एक लय है, एक सुर है, एक ताल है, एक एक सिमिलरिटी है, वो कॉग्निटिव रेजोनेंस है। और अगर ऐसा नहीं है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। और जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है तो अच्छी सोच नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। वो जो सोच है वो इंसान जो है वो हमेशा अप डाउन में रहेगा, उसके सोच में, उसके थॉट्स में कोई पॉजिटिव और अच्छी बातें नहीं आ पाएंगी। वो नेगेटिव बातें दरमियान दरमियान में वो आ जाएंगी, लिहाजा उसका जो लाइफ है उसकी वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और जो थॉट्स हैं वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। जैसा हमने अभी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन जो है वो जैसे ये डांस है, तो अगर जितनी भी डांसर हैं वो सब एक तरीके से डांस करती हैं, म्यूज़िक ले ले तो एक तरीके से म्यूज़िक बजता है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन है। और अब हम आते हैं, ये कुछ मिसालें मैंने नोट किया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जितनी भी अभी मिसालें मैं दूंगा आपको, ये तमाम लोगों ने अपनी जो सोच है, अपने जो थॉट्स हैं, वो टीन एज में शुरू किया है। और टीन एज में उनकी सोच की वजह से उन्होंने बाद में आगे चल के उनके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो परवान चढ़ी और उसके बाद उन्होंने कोई चीज़ क्रिएट किया। तो चूँकि ये सक्सेसफुल पेरेंटिंग का हमारा मौजू है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दें या तालीम दें या तरबियत दें, वो टीन एज पे फोकस करके दें कि टीन एज जो है वो बच्चों का मैक्सिमम उसमें टाइम आप डिवोशन आपका होना चाहिए। मिसाल के तौर पर थॉमस अल्वा एडिसन है, तो एडिसन की जब हम बात करते हैं तो अर्ली लाइफ में ये बड़े क्रिएटिव रहे और बड़े इंक्विजिटिव थे, बड़े बड़े इनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी होती थी। मिसाल के तौर पर ये एक दफ़ा जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि शहद का छत्ता मक्खियों का जो है वो ऊपर लगा हुआ है। इन्होंने सोचा कि अगर नीचे से मैं किसी छड़ी से उसके ऊपर सुराख, उसके नीचे सुराख कर दूंगा तो शहद गिरना शुरू हो जाएगा और फिर जो है मैं शहद पीऊँगा या लूँगा मुंह में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने छड़ी से नीचे से पुक किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर शहद की जो मक्खियाँ थीं वो इन पर टूट पड़ी और काफ़ी इनको परेशानी हुई, भागना शुरू कर दिया, फिर एक तालाब में जंप लगा दिया, लेकिन फिर भी ये ज़ख्मी हो गए। एक धान का खेत था, वो पक्के हुए थे उनके धान, धान जिसमें से चावल निकलता है। तो उनके दिल में ख्याल आया कि अगर इस पे आग लगा दिया जाए तो क्या होगा। उन्होंने एक माचिस लिया और उसमें आग लगा दिया, पूरा धान का खेत जल गया। एक दफ़ा उन्होंने उसके बाद, चूँकि ये बड़े अच्छे क्रिएटिव आदमी थे और इनके वालिद साहब अच्छे एफ्लुएंट थे, साहिब हैसियत थे, तो उन्होंने वालिद साहब को कहा कि मुझे आप एक लैब के लिए मुझे जगह चाहिए। उन्होंने अपना गैराज दे दिया कि ठीक है, गैराज में अपना लैब बना लो, गाड़ी बाहर खड़ी कर देंगे हम। वो चले गए जनाब। जब वालिद साहब ने उनको लैब की जगह दे दी गैराज में,
तो वो चले गए दुकान में केमिकल ख़रीदने के लिए। एक शॉप में देखा उन्होंने कि एक पाउडर है, उसका नाम है सिडलिस पाउडर। उन्होंने पूछा कि भाई ये पाउडर किस काम में आता है? उन्होंने कहा कि ये गैस बनाता है। बोले ठीक है, गैस ख़रीद लिया वो पाउडर उन्होंने। और उनको ये जहन में आया कि अगर इसको किसी को खिला दिया जाए तो ये उसके पेट में गैस बन जाएगा, और जब गैस बन जाएगा तो उड़ना शुरू कर देगा, और जब उड़ना शुरू कर देगा तो मैं उसकी टांग पकड़ लूँगा, मैं भी उड़ूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके पेट में बड़ी शदीद दर्द शुरू हुआ। वो अपने जो उनका मुलाजिम था नौकर घर का, उसको लेके ऊपर गए छत पे, और छत पे जा कर के उसको सिडलिस पाउडर खिलाया और इंतज़ार करते रहे कि ये उड़ेगा, लेकिन वो उड़ा नहीं। पेट के दर्द से वहाँ पे लोटपोट हो गया। बाद में उसने इनके वालिद साहब को शिकायत किया और फिर इनको पिटाई मार पड़ी। तो ये मिसालें मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब टीन एज में, ये जो सारे काम उन्होंने टीन एज में किए थे, और उसके बाद 22 साल की उम्र में उन्होंने डुप्लेक्स टेलीग्राफ बनाया। डुप्लेक्स टेलीग्राफ का मतलब ये है कि दोनों तरफ से आवाज़ जो है वो आती थी, यानी टेलीग्राफ जो है आवाज़ आवाज़ की बात नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल गया, वो ग्राहम बेल का था आवाज़ का। टेलीग्राफ जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करने का, दोनों तरफ से मैसेज ट्रांसमिट होता था पहले, और वो दोनों तरफ से उन्होंने ये डुप्लेक्स का जो है बनाया टेलीग्राफ। आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा क्या चीज़ है। कोलंबस की बात करते हैं तो 16 साल की उम्र में कोलंबस ने अपना पहला वॉयज पहले वॉयज पे निकले। और हुआ ये कि इनके जो पेरेंट्स थे, वो इनके पेरेंट्स जो है वो मचेरे थे, इनके वालिद साहब। तो जब इनकी उम्र 16 साल थी तो इन्होंने कहा कि मुझे भी जाना है, तो वो चले गए जनाब मछली पकड़ने के लिए समंदर में। और इत्तेफाक ये हुआ कि तूफ़ान आया और कश्ती डूब गई, और ये जो है ये तैरते हुए निकले और पुर्तगाल के लिस्बन शहर में वो उन्होंने पहुँचे वो। तो वहाँ पर उनके कोई कज़न रहते थे, तो वहाँ पे वो पहुँच गए। और उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने ये प्लान बनाया कि ये चूँकि वॉयज हमारा नाकाम हुआ, तो एक ऐसा वॉयज होना चाहिए, एक ऐसा सफ़र होना चाहिए जिससे कि हम कोई नई जगह दरियाफ्त करेंगे। तो ये आइडिया इनको आया 16 साल की उम्र में, और उसके ऊपर वो काम करते रहे। वो जब थोड़ा और बड़े हुए तो पुर्तगाल के गवर्नमेंट के पास और उनके बादशाह के पास गए, और उन्होंने कहा कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं तो हमें जहाज़ चाहिए। वो तो उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम हम नहीं करते। फिर 1492 में लोगों ने कहा कि तुम स्पेन चले जाओ, इसलिए कि स्पेन के जो हुक्मरान हैं क्रिश्चियन, उन्होंने मुसलमान पे फतह हासिल किया है, और वो इस फतह का जश्न मना रहे हैं। तो तुम जाओ और जा कर के उनसे रिक्वेस्ट करो, तो वहाँ से तुमको कामयाबी मिल सकती है। और उनके जो बादशाह हैं वो फर्डिनेंड नाम है उनका, और जो मलिका है उनका नाम है मलिका जो ना है उनका नाम है इज़ाबेला। तो इज़ाबेला से बात करना और फर्डिनेंड से बात मत करना, इसलिए फर्डिनेंड जो है वो ज़रा गुस्वर किस्म के आदमी है। इज़ाबेला से बात करना। वो चले गए और इज़ाबेला से बात किया उन्होंने, और इज़ाबेला तैयार हो गई। उसके बाद उनको जहाज़ मिल गया, 3 जहाज़ मिले उनको, पिंटा, फ्लोरिडा और शायद एक मारिया। तो ये 3 जहाज़ लेकर के वो चले, और उसके बाद फिर अमेरिका दरियाफ्त किया। जो उस वक्त उनकी उम्र 41 थी, लेकिन जो बुनियाद पड़ी इस वॉयज की, वो 16 साल की उम्र में पड़ी। मार्कोनी एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे, 16 साल की उनकी भी उम्र थी, कॉफ़ी पी रहे थे। तो हर्ट्स की एक आर्टिकल छाया हुआ अखबार में, और वो आर्टिकल उन्होंने पढ़ा तो उनको पता चला कि वायरलेस नाम की कोई चीज़ है, और वायरलेस क्या है वो उन्होंने अंडरस्टैंड किया उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। वो घर आए वापस, और उसके बाद अपनी वालदा को एक कमरे में रखा और ख़ुद दूसरे कमरे में रहे, और जो जिस तरीके से हर्ट्स ने गाइड किया था उस तरीके से उन्होंने वो चीज़ बनाई, और बनाने के बाद वालदा से बात करने की कोशिश की तो कामयाब हो गए। 16 साल की उम्र की बात हो रही है। उसके बाद उन्होंने ट्राई करते रहे, और अल्टीमेटली 21 साल की उम्र में वायरलेस उन्होंने ईजाद कर लिया। जब वायरलेस ईजाद कर लिया
तो वो उनकी जो उनके वालिद साहब इटालियन थे और वालदा जो थी वो ब्रिटिश थी। तो इटालियन गवर्नमेंट के पास गए इनके वालिद साहब लेकर के, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम इनको सपोर्ट नहीं कर सकते वायरलेस बनाने के लिए बड़े पैमाने के ऊपर। तो इनकी वालदा जो है वो इनको लेकर के, मार्कोनी को लेकर के इंग्लैंड चली गई और वहाँ की हुकूमत से कहा कि भाई मेरा बेटा जो है वो ये इसने ये बनाया है, तो इसके ऊपर आप सपोर्ट करें इसको और फंडिंग करें। उन लोगों ने सपोर्ट किया, फंडिंग किया, और उसके बाद फिर बीबीसी का जो क़याम है वो उसमें 50% शेयर गुगलिल्मा मार्कोनी का था और 50% ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, और इस तरीके से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है वो वजूद में आया। तो 21 साल की उम्र में ये काम किया उन्होंने, 21-22 साल की उम्र में, और उसके बाद 35 ईयर्स के एज में उनको 1909 में उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बचपन से, यानी ख़ास तौर पर टीन एज में बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो आप भी अपने बच्चे को क्रिएटिव अगर बनाना चाहते हैं और कामयाब बनाना चाहते हैं तो टीन एज के ऊपर फोकस कीजिए। बेशक उससे पहले भी आप उसको करें उसकी तरबियत, लेकिन टीन एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाया, प्लेन, आपको मालूम है ये बात। विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने मिलकर के उन्होंने प्लेन बनाया। इनकी पहले साइकिल की दुकान थी, बाद में इन्होंने साइकिल जो है वो असेंबल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर ये इनके जहन में ख्याल आया कि अगर साइकिल में घर का जो पानी का मोटर था, उन्होंने कहा कि अगर साइकिल में हम मोटर फिट कर देंगे तो क्या होगा। मोटर फिट करके देखा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इस चीज़ को हम किसी ग्लाइडर में फिट कर दें तो क्या होगा। तो ये सारी क्रिएटिविटी है। उस ज़माने में कई लोग थे जो ग्लाइड करते थे, और एक लॉर्ड विलियम लैंगले थे फ्रेंच, तो उन्होंने वो जो है वो पहाड़ पे जाके जंप लगाते थे, उनकी डेथ भी उसी में हुई। तो ये जो है ये चीज़ें क्रिएटिविटी से होती है। तो आप भी अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाइए। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उन्होंने भी 21 साल की उम्र में अपनी पहली फतह हासिल की थी, और आपको पता है कि अलेक्जेंडर जो है वो बहुत बड़े फातेह रहे हैं दुनिया के। 33 ईयर्स के एज में इनका इंतकाल हुआ और 13 साल तक ये जंग करते रहे। 21 साल की उम्र में जंग शुरू किया और 13 साल तक जंग करते रहे। तकरीबन 33 ईयर्स के एज में वो उनका इंतकाल हुआ। ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि मुग़ल बादशाह थे, ये भी 11 साल की जब इनकी उम्र थी तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और फिर उसके बाद इनके मामू और इनके चचा में लड़ाई शुरू हो गई कि सल्तनत किसको मिलेगी, जबकि वारिस जो थे वो ज़हीरुद्दीन बाबर थे। इनकी वालदा ने देखा कि भाई ये मेरे भाई और मेरे हस्बैंड के भाई में लड़ाई शुरू हो गई है, तो मेरा बच्चा जो है वो इसकी नज़र हो जाएगा। वो उन्होंने कुछ अपने वफादार साथियों के साथ ज़हीरुद्दीन बाबर को लेकर के रूपोश हो गई, और बाद में फिर फ़ौज इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद 21 साल की उम्र में काबुल फतह किया। बाद में आपको मालूम है कि वो किस तरीके से इंडिया पे या हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, और 1526 ईस्वी में उन्होंने ये काम किया, और उसके वक्त उनकी उम्र जो थी वो 43 ईयर्स थी। लेकिन जो बुनियाद पड़ी बाबर के जंग लड़ने की, जो बुनियाद पड़ी वो 11 साल की उम्र में पड़ी। 11 साल की उम्र में वो अपनी सल्तनत से अलग हो गए, और उसके बाद टाइम टू टाइम वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से जंग करते रहे, और छोटे मोटे जंग करते रहे, और 21 साल की उम्र में काबुल फतह किया। स्टीव जॉब को ले लीजिए। स्टीव जॉब जो है वो 21 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल कंप्यूटर लॉन्च किया, और आपको जैसा कि मालूम होगा कि एप्पल कंप्यूटर दुनिया का पहला कंप्यूटर है जिसमें डिज़ाइनिंग होती थी। पहले डिज़ाइनिंग की जो इब्तिदा है वो एप्पल कंप्यूटर से हुआ, और उसमें जितने फ़ॉन्ट्स थे, फ़ॉन्ट्स इंट्रोड्यूस किए स्टीव जॉब्स ने। उससे पहले वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो फ़ॉन्ट्स सीखते थे वो, और फ़ॉन्ट्स उन्होंने सीखा बहुत सारा, और जब उन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया तो उसमें वो सारे फ़ॉन्ट्स डाले, और डिज़ाइनिंग में ये फ़ॉन्ट्स जो है वो इस्तेमाल होने लगे। और ये काम एप्पल कंप्यूटर का जो ईजाद किया उन्होंने वो 21 साल की उम्र में किया। उसके बाद आपको मालूम है कि आईफोन उन्होंने ईजाद किया, और आईफोन में जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो आपको मुझसे बेहतर मालूम है। और आज आईपॉड जो है, यह आईफोन जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन
टेलीफोन मोबाइल टेलीफोन माना जाता है। बिल गेट्स को ले लीजिए। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट बनाया। इनफैक्ट पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइन किया था या डेवलप किया था, बिल गेट्स ने उसको परचेज़ कर लिया। बाद में दोनों में आपस में कुछ इख्तिलाफ हो गया और पॉल एलन ने मुकदमा कर दिया बिल गेट्स के ऊपर। फिर बाद में कोर्ट ने यह तय किया कि नहीं जी, ये पॉल एलन जो है वो भी इसके को फाउंडर में इनका नाम आना चाहिए। तो को फाउंडर में इनका नाम आया। और दरअसल हुआ ये, शुरू में हुआ ये था कि पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट ईजाद किया था, बिल गेट्स ने उसको परचेज़ कर लिया था और फिर उसकी जो ओनरशिप थी वो बिल गेट्स के नाम चली गई। लेकिन बाद में जब पॉल एलन ने मुकदमा किया कोर्ट में, तो पॉल एलन को भी उसकी ओनरशिप मिल गई। और उस वक्त जो है वो बिल गेट्स की उम्र 20 साल थी और पॉल एलन की उम्र 22 साल थी। तो जाहिर है कि 20 साल की उम्र में जब कोई चीज़ ईजाद करता है इंसान 22 साल की उम्र में, तो एकदम से नहीं हो जाता, वो उसकी बुनियाद जो है वो टीन एज में पड़ती है। फिर गूगल के जो फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन हैं, ये दोनों 1973 में पैदा हुए। और जब इन्होंने ये गूगल फाउंडेड किया तो उनकी उम्र जो है वो 25 साल थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं निकोला टेस्ला जो थे वो उन्होंने एसी इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट था वो एसी करंट इन्होंने ईजाद किया 31 साल की उम्र में। और टेस्ला कॉयल ईजाद किया 35 ईयर्स की एज में। और टेस्ला कॉयल जो है वो आप देखेंगे, अगर आपने पंखा आपके घर में है तो पंखे को खोल के कभी अगर देखेंगे आप, या कोई भी मोटर खोल के देखेंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक वायर की कॉइलिंग होती है पूरी। ये जो कॉइलिंग है ये टेस्ला ने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले और उसका नाम उस वक्त टेस्ला कॉइल पड़ा। ये 35 साल की उम्र में उन्होंने किया। और एसी इलेक्ट्रिसिटी ईजाद किया इन्होंने 31 साल की उम्र में। तो इसकी बुनियाद जाहिर है कि उससे बहुत पहले पड़ी। और लॉरेंस ब्रैग जो थे वो उन्होंने फिर ये जो आज का जो टेस्ला कार है उसमें लॉरेंस ब्रैग का बड़ा दखल है। उन्होंने जो है वो ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और इन्होंने नोबेल प्राइज़ इनको मिला। 25 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला इनको फिज़िक्स में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाएं, और क्रिएटिव कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जब छोटे हों तो उनको कहानियाँ सुनाइए आप। मिसाल के तौर पर जब उनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल है तो उनको आप स्टोरी सुनाइए। उसके बाद फिर स्टोरी पढ़ के सुनाइए, बुक में से, किताब में से किताब पढ़िए, स्टोरी की बुक लीजिए, उसको पढ़िए और बच्चे को सुनाइए स्टोरी पढ़ के। उसके बाद उसको इस पढ़ने के काबिल बनाइए। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 5-6 साल 7 साल का हो जाए, तो उसको कहें कि आप स्टोरी खुद से पढ़ो। जब वो खुद से पढ़ने लगे तो उसको आप कहिए कि आप स्टोरी क्रिएट करो। स्टोरी क्रिएट कैसे होगा? कोई भी स्टोरी आप बनाइए अपने से या किसी बुक में से देख लीजिए, उसका फर्स्ट पैरा या चंद लाइन उसको बताइए कि भाई ये हुआ, अब इसके आगे क्या होगा ये बताइए आप। तो ये स्टोरी क्रिएट करेगा बच्चा। उसके बाद फिर उसको जो क्रिएशन है उसके लिए रीडिंग हैबिट ज़रूरी है, तो उसको रीडिंग हैबिट उसकी होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो फाइनल टच है वो टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स में है। यानी कोई चीज़ को टेस्ट कैसे किया जाए, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाए। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल ये है कि जो हमारे ज़ुबान है इसमें हर अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज़ें टेस्ट होती हैं। नमकीन चीज़ जो है वो किसी और जगह से होती है, मीठी चीज़ किसी और जगह से होती है। तो ये आप कभी मीठा खिला करके देखिए और बच्चे से कहिए कि किस हिस्से में तुमको मीठा लगा, किस हिस्से में नमकीन लगा। तो ये इब्तिदा है। उसके बाद फिर अगर गर्म पानी है तो गर्म पानी में अगर हाथ डालते हैं तो जो स्किन के पोर्स हैं वो खुल जाते हैं और ठंडे पानी में श्रिंक हो जाते हैं। तो जो लोग ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं उनके पोर्स ज़्यादा खुले हुए होते हैं और स्किन उनकी बहुत जो है वो ढीली हो जाती है और वो ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। तो ये सब ख्याल रखिएगा। अगर ठंडे पानी से हमेशा नहाएंगे आप तो स्किन जो है वो टाइट रहेगी और उसके बाद फिर जो है वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, कम पड़ेंगी। मतलब एक तो ये एक्सपेरिमेंट।
तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा कि गर्म पानी में हाथ डाल करके उसके बाद हाथ उठाया, तो आप ये देखिए कि उनको कहिए कि भाई बच्चों को इसको पोंछना नहीं है, हाथ को पोंछना नहीं है। तो उसके बाद वो जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। तो उसको बताइए कि हमारा जो स्किन है उसके अंदर पोर्स हैं और उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं आपको आ जाता हूँ न्यूटन के एक्सपीरिमेंट्स पे। न्यूटन के एक्सपेरिमेंट जो है, मिसाल के तौर पर जो है वो अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये शायद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है मेरे ख्याल में, जो मैंने बचपन में पढ़ा था। एक ग्लास लीजिए, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखिए आप, कार्ड के ऊपर एक छोटा सा बॉल रखिए, कोई भी छोटा सा बॉल या कोई भी छोटी सी चीज़ रखिए, और कागज़ जो कार्ड है उसको पुश कीजिए हाथ से, तो बॉल जो है वो ग्लास में गिर जाएगा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप उसको बताइए और फिर इस तरीके से उसको बताइए आप। फिर जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दीवार पे घुसा मारिए ज़ोर से और उसको बताइए बच्चे को कि घुसा मारो, मारेगा तो उसको चोट लगेगी। चोट क्यों लगेगी? इसलिए कि देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर चीज़ का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। उसी तरीके से फिर आप चले जाइए कि साहब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पत्ता नीचे गिरता है, अगर आप बॉल ऊपर फेंकते हैं, क्रिकेट का बॉल या कोई भी बॉल जो है सॉफ्ट बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? इसलिए आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये बच्चे को एक्सपेरिमेंट कराइए आप, और जब एक्सपेरिमेंट आप कराएंगे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी जुस्तजू पैदा होगी, और इसी चीज़ की ज़रूरत है क्रिएटिविटी में। पाकिस्तान जो है वो क्रिएटिविटी में बहुत पीछे है, और हम कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते। जितनी क्रिएटिविटी है वो सब यूरोप और अमेरिका में होती है। तो हमारे बच्चों में भी ये चीज़ होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी कोई चीज़ इन्वेंट करें और नई नई चीज़ें लेकर के आएँ, और ये मेरी ख्वाहिश है। पावरफुल बनाइए अपने बच्चे को। और पावर जो है वो दो किस्म का होता है, पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ नॉलेज। पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेटेड होती है, जितने बड़े बड़े अफसर हैं उनको अफसरी जो है वो डेलीगेट करके दी जाती है। चाहे वो मिसाल के तौर पर कोर्ट में आप मजिस्ट्रेट ले लीजिए, वो किसी भी शख्स को डेथ सज़ाए मौत दे सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है। कोई एसपी है, वो किसी को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। आप अपने बच्चे को अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं दे सकते, लेकिन पावर ऑफ नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज जो है, अगर एक डॉक्टर कहता है किसी पेशेंट को कि इस आदमी को कैंसर है, तो कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं करता। ये ज़रूर है कि वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा कि देखिए फला डॉक्टर साहब ने इसको कहा है कैंसर है, आप ज़रा इसको चेक करें, लेकिन उसके नॉलेज को चैलेंज कोई नहीं करेगा, इसलिए कि उसके पास पावर ऑफ नॉलेज है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हम दे सकते हैं कि जो गाड़ी है, गाड़ी में अगर आपको बताया जाए किसी को कि साहब ब्रेक के बगैर गाड़ी नहीं चलाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कभी भी कोई आदमी ब्रेक के बगैर गाड़ी नहीं चलाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो नॉलेज है, ये पावर ऑफ नॉलेज है, पावर ऑफ अथॉरिटी है। तो इसको ज़रा सा ख्याल रखिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव हों और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।